हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर अपना एक नया लेक्चर जो ख़ास तौर से पिछला चल रहा था एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया, जो नीति आयोग या नीति कमीशन ने 15 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया है एज एग्रीकल्चरल रीजन। और उसमें मैंने लास्ट टाइम जो है हिमालय के जो रीजन हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय और जो गैंगेटिक प्लेन है अपर गैंगेटिक, लोअर गैंगेटिक एंड मिडिल गैंगेटिक प्लेन और साथ ही ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, ये आपसे डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था राजस्थान डेजर्ट को, कि राजस्थान का जो डेजर्ट है वो किस तरह से एक एग्रीकल्चरल रीजन में कन्वर्ट हुआ है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ डेक्कन प्लेटो की, कि जो डेक्कन का पार्ट है या जिसको दक्कन का पठार कहते हैं, ये एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल रीजन के रूप में निकला है। तो बेसिकली ये जो डेक्कन का जो पार्ट है ये 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ क्षेत्र है, जो लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, some part of Gujarat, especially eastern and northern Gujarat, and MP, the south west MP। ये जो पार्ट है यहाँ पर एंशंट में जो लावा इरप्शन था उसके कारण यहाँ जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो खास तौर से बेसाल्ट का हुआ, और बेसाल्ट से जो सॉइल इस एरिया में फॉर्म हुई है वो ब्लैक सॉइल के नाम से जानी जाती है। तो इट इज़ अ रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ख़ास तौर से इसको हम कॉटन सॉइल या रेगुल सॉइल भी कह सकते हैं, रेगुल सॉइल भी कह सकते हैं। इट इज़ हाईली रिच इन मिनरल्स बट लेस इन ह्यूमस कंटेन। और इसमें खास तौर से भारत का सर्वाधिक आज के क्षेत्र का जो है गन्ना और कपास, ये काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। क्योंकि हम एक बात जानते हैं 1980s के पहले भारत में ज़्यादातर कपास या जो शुगर केन का प्रोडक्शन था वो नदर्न इंडिया में ज़्यादा हो रहा था। पर क्लाइमेटिकली अगर हम इसको देखें तो जो डेक्कन का जो पार्ट है वो लाइन ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, और जिसके कारण वहाँ उसको द लेंथ ऑफ द डे मैक्सिमम मिलता है, नंबर ऑफ क्लाउड फ्री डेज यहाँ मैक्सिमम होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो सनशाइन है उसकी जो तीव्रता या इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। और भारत के सर्वाधिक जो चीनी मिलें हैं वो यहीं स्थापित हैं। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक शक्कर उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर उत्तम आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। मानसून की जो है बारिश यहाँ पर होती है, और इस मिट्टी की अपनी एक विशेषता है कि सूखने पर ये स्वतः जो है अपने आप को फाड़ देती है। दूसरा, इसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कपास इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मोटे अनाजों में मक्का खास तौर से जो है यहाँ उत्पादित की जाती है। तो ये जो क्षेत्र है भारत का एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है, जिसकी जो मुख्य फसलों के रूप में हम देखें तो मक्का है, कपास है, गन्ना है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो दूसरी फसलें हैं। खास तौर से अगर हम देखें इसको तो मोटे अनाज जो है और दालों का या सब्जियों में देखें तो प्याज का जो उत्पादन है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसा आप जानते हैं कि नागपुर का जो क्षेत्र है वो अपने संतरा और मौसमी उत्पादन के लिए जो है पूरी दुनिया में फेमस है। भारत में तो खास तौर से सर्वाधिक जो अनियन या प्याज और जो संतरा है या ऑरेंज जो है वो इसी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा। इसको अगर हम देखें तो ये जो है इसका कुछ क्षेत्र जो है वो रेनफेड एरिया में भी आता है, जो खास तौर से जो पूना के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर
पश्चिमी जो मानसून आता है उसके कारण जो है यहाँ पर वर्षा की मात्रा वेस्टर्न घाट के कारण कम हो जाती है, क्योंकि ये लीवार्ड एरिया में आ जाता है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़े कृषि क्षेत्र के रूप में है, जो भारत का सर्वाधिक कपास और गन्ना उत्पादित करने वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सदर्न हिल्स एंड प्लेटो रीजन की, तो सदर्न हिल्स एंड प्लेटो रीजन से पहले मैं बात करना चाहूँगा ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कोस्टल रीजन्स हैं भारत में। जो अगर हम देखें तो पूर्वी तटीय जो मैदान है, इस मैदान की जो विशेषता है वो है कि यहाँ पर पूर्वी मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। इसमें अगर हम देखें तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों के जो हैं डेल्टा हैं, जिनके कारण प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है एलुवियल सॉइल डिपॉजिट की जाती है, और ये बहुत बड़े जो है क्षेत्र कृषि क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। इन डेल्टाई क्षेत्रों में खास तौर से चावल का जो उत्पादन है वो अत्यधिक किया जाता है। कावेरी के डेल्टा में जो है खासतौर से तमिलनाडु में जो तंजौर गार्डन्स हैं वो अपनी पूरी दुनिया में कृषि क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव पाया जाता है, इस मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी जो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा यहाँ पर ला करके और डेल्टाई क्षेत्रों में एकत्रित कर दी जाती है, जिनके कारण जो है यहाँ पर बड़े बड़े कृषि क्षेत्र विकसित हुए हैं। और इन पूरे क्षेत्रों में जो है यहाँ पर चावल की या धान की जो है पैडी जिसको कहते हैं उसकी खेती की जाती है। लेकिन इसी प्रकार अगर हम वेस्टर्न घाट को देखें तो वेस्टर्न घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में इसकी चौड़ाई कम है। गुजरात में गुजरात से लेकर के और गोवा तक के कोंकण तट के रूप में जाना जाता है, और जो है गोवा से लेकर के और ये जो कन्याकुमारी तक जो इसका पश्चिमी तट है वो काफ़ी चौड़ा है, और जिसके कारण इसको यहाँ पर एक कृषि क्षेत्र के रूप में ये हम देख सकते हैं। इसको मालाबार कोस्ट या मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केरल के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण ये समुद्र तटीय मैदान जो है यहाँ पर केरल के अंदर काफ़ी ज़्यादा आंतरिक हिस्सों में जो है समुद्री भाग खासतौर से लगून लेक के रूप में पाए जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि मसालों की और नारियल की जो है और चावल की खासतौर से काजू अगर हम देखें तो क्षेत्र की बहुत बड़ी पैदावार है। यहाँ पर पूरे भारत का सर्वाधिक नारियल उत्पन्न किया जाता है, सर्वाधिक भारत का काजू जो है यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, और नीचे के जो क्षेत्र हैं उनमें जो है चावल इस क्षेत्र में काफ़ी पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार जो मालाबार कोस्ट है ये भी एक बहुत बड़े कृषि क्षेत्र के रूप में सुस्पष्ट रूप से उभरा हुआ क्षेत्र है। इसी प्रकार अगर हम दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों को देखें तो इसमें लगभग कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो स्थित हैं। इसमें अगर हम देखें तो अन्नामलाई और पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, और पूर्वी घाट का जो मिलने वाला क्षेत्र है जिसमें खास तौर से पालनी हिल्स है, जावदी हिल्स हैं। ये जो हिल्स हैं इनके ऊपर जो है यहाँ पर बड़े कृषि क्षेत्रों के रूप में इनको विकसित किया गया है। पहाड़ी ढालों पर यहाँ रबड़ और चाय और कॉफ़ी की जो है काफ़ी प्लांटेशन की गई है। ये जो क्षेत्र है ये अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ढालू भूमि पाई जाती है और तापमान जो है यहाँ पर 20 डिग्री से ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये बागानी कृषि के लिए सुस्पष्ट रूप से तो भारत का सर्वाधिक जो है चाय, कॉफ़ी और रबड़ या जो रबड़ जो उत्पादित होता है वो इन्हीं क्षेत्रों में होता है। यहाँ जो उत्पादित होने वाली कॉफ़ी है वो काफ़ी फेमस है अपने क्षेत्रों के लिए, और भारत का सर्वाधिक जो कॉफ़ी उत्पादन है वो इसी क्षेत्र से होता है। चाय के जो बागान हैं वो उत्तर पूर्व की तुलना में यहाँ कम पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऊटी, कोडाईकनाल और ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है चाय के बागान पाए जाते हैं, जहाँ पर उत्तम किस्म की जो है चाय पैदा की जाती है। और चाय के लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है यहाँ सुगमता से उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार दक्षिण की जो पहाड़ियाँ और जो पठारी क्षेत्र है ये भारत में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी आदर्श स्थिति
उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार हम गुजरात के मैदान या गुजरात प्लेन को देखें तो गुजरात के मैदान का जो विस्तार है वो कच्छ की पूर्वी सीमा से लेकर के और दक्कन के पठार तक पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मैं एक बात इससे पहले ये करना चाहता हूँ कि भारत में दो सर्वाधिक जो बड़े कृषि क्षेत्र रखने वाले या कृषि कार्य करने वाले जो राज्य हैं उनमें गुजरात और पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो एक विशेषता पाई जाती है। गुजरात जो है ख़ास तौर से कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा अपनी एक सोच रखता है, जबकि पंजाब में जो है फूड क्रॉप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर हम गुजरात को देखें तो यहाँ भारत का सर्वाधिक तंबाकू, मूंगफली, कैस्टर, इसके अतिरिक्त मक्का जो है यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ पर जो कपास और गन्ना भी जो है उत्पादित किया जाता है। कपास में काफ़ी बड़ा अपना उत्पादन में जो है रोल रखता है महाराष्ट्र के बाद। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो किसान की जो सोच है वो व्यावसायिक जो गतिविधियाँ हैं उनके अनुरूप है कि जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी के कारण भारत का सर्वाधिक मूंगफली और इस तरह के जो तेल हैं वो सर्वाधिक उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर सूरजमुखी की खेती भी काफ़ी मात्रा में और सर्वाधिक मात्रा में भारत में की जाती है। तो इस प्रकार पंजाब जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में अपना जोर देता है, इसके विपरीत अगर हम गुजरात को देखें तो गुजरात का जो किसान है वो कैश क्रॉप के ऊपर ज़्यादा अपना जोर देता है। और यही कारण है कि गुजरात एक ऐसे भारत के एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित हुआ है जो औद्योगिक होने के साथ साथ कृषि में भी जो है कैश क्रॉप को उत्पन्न करने वाला देश है, राज्य है। इस प्रकार हम इस बात को देख सकते हैं कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं कृषि के रूप में, उनकी अपनी एक विशिष्टता है, उनकी अपनी एक पहचान है। उनके एक भौगोलिक विशिष्टता के कारण उनको, उनकी जलवायु विशेषता के कारण उनको एक विशेष कृषि के रूप में देखा गया है। अगर मैं भारत में एक कृषि के ऊपर क्योंकि भारत में 3 फसलें जो है एक साल में ली जाती हैं। सर्दियों में जो फसलें उत्पन्न की जाती हैं वो रबी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। जो मानसून काल के दौरान उत्पन्न करने वाली जो फसलें होती हैं वो खरीफ क्रॉप के रूप में आती हैं, और जो अप्रैल मई में उत्पन्न की जाने वाली हैं वो ग्रीष्म या समर क्रॉप के रूप में या जायद के रूप में जानी जाती है। तो भारत में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो रबी और खरीफ क्रॉप के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे अगर मैं मोटे अनाजों की बात करूं तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर कम पानी, अधिक तापमान में भी जो है मोटे अनाजों की उत्पन्न होना बड़ी एक सामान्य सी बात है। कारण यह है कि यहाँ जो खाद्यान्न है वो मोटे अनाज के रूप में यहाँ की जलवायु, यहाँ जो पानी उपलब्ध है या यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उनके अनुरूप उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार इसमें हम देखें तो दालों का भी जो उत्पादन है वो क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है। जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, मूंग मोठ है, चना है, जो है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होने वाला कृषि उपज है। तो इस प्रकार एक विशेष अगर हम देखें तो भारत के कृषि प्रदेश जो है अपने आप में एक विशेषता लिए हुए हैं, और उनका जो निर्धारण है वो जलवायु तत्वों के आधार पर ही किया गया है, जो सुस्पष्ट रूप से एक को दूसरे से अलग करता है। भौगोलिक रूप से हम देखें तो मिट्टियों का जो प्रभाव है वो भी यहाँ की कृषि उत्पाद पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, नए मैदानों का निर्माण करती है, वहाँ पर जो है खाद्यान्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और उनके लिए जो है कम आवश्यकता खाद की पड़ती है। इस प्रकार वहाँ पर वो जो क्षेत्र हैं अत्यधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जिनके कारण श्रमिक सस्ते रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। भूमिगत जल और सतही जल दोनों प्रचुर मात्रा में मिलता है। तापमान आदर्श स्थिति में पाया जाता है, वर्षा आदर्श स्थिति में पाई जाती है। तो इस प्रकार उत्तरी भारत का जो मैदान है
वो भारत का 75% से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करता है, केवल अपने जलवायु और भौगोलिक स्थिति के कारण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के ये जो कृषि प्रदेश हैं, ये अपनी विशिष्टता के साथ ही अपनी सुस्पष्ट पहचान रखते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक पे इतना ही। बाकी जो क्षेत्र बच रहे हैं उनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल।